नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव एक्सप्रेस में हूँ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। आज हमारी चुनाव एक्सप्रेस आप पहुंचे हैं गोरखपुर, यानी गुरु गोरखनाथ की धरती पर, जहां पर पब्लिक के मुद्दे क्या हैं, उसका मूड क्या है, सब कुछ हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि किन मुद्दों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। गोरखपुर लोकसभा सीट पर गोरक्षनाथ धाम का खासा प्रभाव है। इस सीट का सियासी इतिहास इसकी पुष्टि भी करता है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस सीट पर 5 बार जीत चुके हैं, 19 साल तक सांसद भी रहे। 1989 से 2014 के चुनाव तक लगातार यहां बीजेपी जीतती रही, लेकिन 2018 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने यहां पर बाजी मार ली थी। हालांकि 2019 में फिर से बीजेपी ने अपना गढ़ वापस ले लिया। अब बीजेपी के इस गढ़ को तोड़ने के लिए विपक्ष ने क्या दांव चला है, आज इसी मुद्दे पर चुनाव एक्सप्रेस में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पांचवें चरण की लड़ाई यूपी की 14 सीटों पर आई। कांग्रेस इस छठ पर भी नहीं लड़ पा रही है, जहां देश की सौंदर्य है और जहां इनका 10 जनपद का दरबार है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का घमंड नहीं टूटा है। पांचवें दौर की हॉट सीट, कौन करेगा किसे भी। 4 चरण में इंडी अलायंस का सुपड़ा साफ हो गया। अमेठी रायबरेली में राजनीतिक साख की लड़ाई। 400 पार की जब आप बात करते हैं तो ये सपा कांग्रेस के लोगों को चक्कर आने लगता है। योगी बोले मोदी सरकार तीसरी बार पीओ के लाएंगे इस बार। और जो लोग परिवार वाले नहीं है वो नहीं समझते रिश्ते क्या होते हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश में क्योटो की 1 सीट जीत रहे हैं। गोरखपुर से चर्चा की शुरुआत करें। मेहमानों का परिचय आपसे करवाएं, उससे पहले आपका परिचय गोरखपुर की जनता से, जो आज इस उम्मीद के साथ यहां पर पहुंची है कि उसे उसके सवालों का जवाब मिलेगा। एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजा लीजिए, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। चलिए आप जल्दी से मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर बहुत स्वागत है आपका चर्चा में आने के लिए। प्रहलाद यादव जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता हैं। बहुत स्वागत है प्रहलाद जी आपका भी चर्चा में आने के लिए। सत्येंद्र सिन्हा जी हैं, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है सत्येंद्र जी आपका भी। डॉक्टर पीएन भट्ट साहब हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। बहुत स्वागत है भट्ट साहब आपका भी। और निशा जी हैं, किन्नर समाज से हैं, आप समाज सेवी हैं। बहुत स्वागत है निशा जी आपका भी। शुरुआत में सत्येंद्र सिन्हा जी आपसे ही कर रहा हूं, चूंकि लगातार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है। गोरखनाथ पीठ का अच्छा खासा प्रभाव रहा है। 2018 के उपचुनाव को छोड़ दें तो लगातार इस सीट पर कमल खिलता रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी बनती है गोरखपुर की जनता को ये बताने की कि बीते इतने वर्षों में क्या क्या काम आपके सांसदों की तरफ से किए गए हैं। 5 बड़े काम जो आप जनता को गिना रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करती है। चूंकि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी काम करती है। लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को जनता के लिए काम करना ही चाहिए, ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी है जी। और उस नैतिक जिम्मेदारी का हम लोग बखूबी निर्वहन करती है हमारी पार्टी। अब 5 काम के बारे में अगर आप बोल रहे हैं तो मैं गोरखपुर की दृष्टि से अगर आप देखें तो यहाँ जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ पे 2017 के पहले यहाँ की क्या स्थिति थी और इस समय आप घूमे होंगे तो यहाँ की क्या स्थिति है आपके सामने है। दूसरा आप देखे होंगे कि एम्स, जो 2014 के पहले एम्स केवल 2-4 जगहों पे हुआ करता था, गोरखपुर में एम्स बन के तैयार है। आप देखेंगे तो फर्टिलाइजर का कारखाना यहाँ पे बनके तैयार है। यहाँ पे 4-4 यूनिवर्सिटीज हैं। आप देखेंगे तो पूरे शहर में आप चले जाइए तो शहर के हर हिस्से को जो है 4 लेन से जोड़ने का काम किया गया है। 24 घंटे बिजली यहाँ पे रह रही है। 2017 के पहले जहाँ बिजली केवल कुछ जिलों में मिलती थी, आज पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिला जो है, हर जिला वीआईपी है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने तो उनसे बिजली विभाग के लोगों ने पूछा कि भाई कहाँ बिजली देना, उन्होंने बोला नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 80 जिलों में बिजली देना करेंगे। विस्तार से चर्चा करेंगे। 5 बड़ी बातें आपने बता दी है प्रहलाद जी। 2018 को छोड़ दें तो बीते कई वर्षों से न समाजवादी पार्टी जीती है, न कांग्रेस, न बीएसपी। ऐसा क्या है इस बार आपके दावों में कि गोरखपुर की जनता आपको करे? मैं समझता हूं कि अभी सिन्हा साहब कह रहे थे कि एम्स बनवाया हमने, जमीन समाजवादियों ने दिया था। एम्स में न कार्डियोलॉजिस्ट है, न नेफ्रोलॉजिस्ट है, न यूरोलॉजिस्ट है, किसी भी विभाग का विभागाध्यक्ष नहीं है। सारे मेडिकल कॉलेज में लोग अटेंड होते हैं और मेडिकल कॉलेज में तीमारदारों की पिटाई इतनी होती है, वहां के डॉक्टर इतना झगड़ा करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। दूसरी चीज,
गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनवाने के नाम पर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कई चुनाव जीता। आज तक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला, जबकि भारत में और प्रदेश में दोनों में बीजेपी की सरकारें हैं। यहाँ पर चिकित्सा विश्वविद्यालय बनवाना चाहिए था, मेडिकल कॉलेज को, ताकि बिहार तक का और नेपाल राज्य तक के मरीज जो हम अटेंड करते हैं हमारे डॉक्टर लोग, तो उन लोगों को बहुत सुविधा मिलती। यहाँ इतने ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल खुल गए हैं, जिन प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो गरीब लोग हैं उन गरीबों का शोषण हो रहा है। यहाँ तक कि आयुष्मान कार्ड पर उनके नाम पर पैसे लेकर के ऑपरेशन, माइनर ऑपरेशन करके बड़े ऑपरेशन का, मेजर ऑपरेशन का पैसा लिया जा रहा है। इतना भ्रष्टाचार है कि जिसका कोई जवाब नहीं। लेखपाल से लेकर के और ऊपर तक भ्रष्टाचार फैला ये हुआ वो है। सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। बट साहब, जो आपके गठबंधन साथी के मुद्दे हैं वही आपके मुद्दे हैं, उन्हीं के साथ आप कदम ताल कर रहे हैं, या गोरखपुर को लेकर आपका कुछ और रोड मैप है? देखिए, हमारे तो इंडिया गठबंधन के एक ही मुद्दे हैं, लेकिन अभी हमारे भाजपा के मित्र कह रहे थे कि 5 ऐसे बड़े बिंदु, ये जो अभी जहां आप काम कर रहे हैं, जहां आज आपका हमारा डिबेट हो रहा है, ये वीर बहादुर सिंह का सपना था। ये वीर बहादुर सिंह का सपना था। 7 साल में इस कैनवास में सिर्फ एक रंग भरने का कार्य योगी जी कर रहे हैं। नंबर 1, ये चूंकि जनता का मुद्दा, स्थानीय मुद्दा लोकसभा नहीं होता है, मुद्दा ये सेंट्रल का होता है, लेकिन चूंकि आपने प्रश्न लोकल से उठाया है, हमारे वहां का जो सांसद है 5 साल, वो पिछले 5 सालों से सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के पीछे खड़े होकर के सीधे स्वर्ग भेजने वाला काम किया, और हर हर महादेव के अलावा कोई काम उन्होंने नहीं किया है। तीसरी चीज, इस महानगर को जल से आज भी 5 ऐसे बड़े, अभी 5 सड़कों की बात हो रही थी, 5 ऐसे नाले बन रहे हैं इस शहर में जो पिछले 7 साल से बन रहे हैं, और एक भी नाला पूरा नहीं हुआ है। पिछले 7 साल से मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के रहते हुए भी आधा से ज्यादा गोरखपुर शहर अभी 15 जून के बाद जो मानसून की बारिश होगी भर जाएगा। एक भी नाला कंप्लीट नहीं हुआ है। आज की रिपोर्ट है, कल अभी नगर आयुक्त ने कहा कि अगर 5 नाले नहीं बनेंगे तो शहर डूब जाएगा, और संबंधित जो संस्था है हम उसको ब्लैक लिस्टेड। मैं इसका जवाब ले लूंगा, एक सेकंड में इसका जवाब ले लूंगा। निशा जी, गोरखपुर का समाज क्या सोच रहा है? किन्नर समाज के मुद्दे क्या हैं जो वो ध्यान में रखकर वोट करने के लिए जाएगा? सबसे पहले मैं तो न्यूज 18 दर्शकों को मैं नमस्ते करूंगी, प्रणाम करूंगी। हमारा किन्नर समाज आज के 10 साल के पहले बिखरा पड़ा हुआ था, कोई नहीं पूछता था। बहुत सरकार आई गई, लेकिन हमारे माननीय मोदी जी ने जो कर दिया वो कभी नहीं हुआ था। हमें कानून हमारे लिए बनाया 10 साल में, 10 साल के अंदर हमारे कानून बनते ही हमें सम्मान मिलने लगा। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मोदी जी का देन है, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ओके, मैं महेंद्र सिंह जी आपको चर्चा में शामिल कर लूं, उसके बाद मैं पब्लिक के लिए डिबेट ओपन करूंगा। जो दावे और वादे किए जा रहे हैं यही गोरखपुर की जनता के बीच में चर्चा का विषय है, या उसके मुद्दे कुछ और हैं? राष्ट्रीय फलक के बारे में भी सोच रहा है, लेकिन साथ ही साथ अपनी समस्याओं के बारे में भी सोच रहा है। नहीं, देखिए, अगर हम गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर संसदीय क्षेत्र की बात करें, तो इसका मतलब गोरक्षपीठ है। जैसा आप जानते हैं कि इस पूरे संसदीय क्षेत्र में गोरक्षपीठ का हमेशा से दबदबा रहा है, वर्चस्व रहा है, क्योंकि गोरक्षपीठ के महंतों ने पूरी शिद्दत से इस शहर की सेवा की है। चाहे आप जिनकी बात करें, आप ठीक है, इस जगह को जो है वीर बहादुर सिंह ने शुरुआत की थी, लेकिन इसको पूरा किया गया 2018 में, और योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा। एम्स की बात हो रही है, ये पूरा पूर्वांचल और बिहार, नेपाल, यहाँ पे तमाम ऐसी बीमारियां थी, लोगों को यहाँ से ट्रेन पकड़ के सीधे दिल्ली जाना पड़ता था या बाकी महानगरों में जाना पड़ता था। तो एक शुरुआत हुई। मैं मान सकता हूं कि निश्चित रूप से वहाँ अभी तमाम कमियां हैं, कई विभागाध्यक्ष के पद रिक्त हैं, लेकिन एक शुरुआत हुई। बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ होना अभी बाकी है। मैं डिबेट आप सबके लिए ओपन कर रहा हूं, बारी बारी से अपने सवाल भी पूछिएगा और तसल्ली से जवाब भी सुनिएगा। हो हल्ला करने का कोई फायदा नहीं। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि इन्होंने अभी भी कहा है कि जो है नाले कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो वर्क तो हो ही रहा है। अब इसमें चुनावी मुद्दा कहाँ से? चुनाव तो आ ही गया है, तो अभी चुनाव के चक्कर में तुरंत तो नाले कंप्लीट नहीं हो जाएंगे रातों रात। जी आप बताइए, आपके सवाल। मैं सवाल आपका जी। मेरा सवाल ये है कि अभी भाई साहब ने कहा, नेताजी ने हमारे, कि यहाँ पे जैसे इलाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर एक परिवार में 70 साल की उम्र के लिए हाल ही में योजना आई है, 5 लाख मिलेगा। 70 साल के लोगों को सिर्फ आधार कार्ड लगेगा, मुफ्त इलाज होगा। हर आदमी के घर में एक आदमी बीमार है। ओके जी, आप बताइए।
डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि वो लोग सपना देख रहे थे कि हाँ इस तरह ये करवाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सपना नहीं देखा, जो हकीकत में करके थे वो केवल सपना ही देखते रह जाते हैं। कुछ आपका सवाल? मेरा सवाल ये है, आदरणीय प्रहलाद जी ने अभी उन्होंने जो गिनवाया है उत्तर प्रदेश के शासन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, मैं उनसे यही बस जानना चाहती हूँ कि 2017 से पहले सपा बसपा और कांग्रेस की जो सरकार रही उन्होंने क्या क्या काम किया है वह अपना यहाँ पे गिनाने का काम करें। ठीक है प्रहलाद जी, पहले मैं जवाब ले लेता हूँ, फिर मैं कुछ और सवाल लूंगा। एक सेकंड आऊंगा सर। 2017 से पहले आपने क्या क्या किया वो बता दीजिए। दूसरा उनका ये कहना है कि मोदी जी का ये कहना है कि इस बार सत्ता में आएंगे तो 70 बरस से ऊपर जितने लोग हैं सबका मुफ्त में इलाज होगा, एक आधार कार्ड दिखाना होगा बस। समाज को सबसे ज्यादा जरूरी शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य की होती है। शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ जहां रोजगार न हो वहां 60 लाख नौजवान पुलिस भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं और उन 60 लाख नौजवानों में सारा पर्चा लीक करा करके और ये सरकार उनको घर भेज देती है। इतनी बेरोजगारी हो गई, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी आज तक देश में कितनी नौकरी दी है उसको बताना चाहिए। और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर बात करके इन लोगों को चाहिए कि उस पर बहस करें। बाकी चीजों पर जो बहस हो रही है, जैसे सड़क बनी तो सड़क आवश्यकता है, सड़क बनेगी, कोई सरकार रहेगी, उस पर गाड़ियां चलनी है, सड़कें बढ़ेंगी, 6 लेन होंगी, 4 लेन होंगी। ठीक है, ओके। क्या नौकरी और रोजगार पर जो आंकड़े आप लोग पेश कर रहे हैं उस पर यकीन नहीं दिला पा रहे हैं क्या, या आम पब्लिक यकीन कर रही, बस विपक्ष को यकीन नहीं? देखिए, अभी इन्होंने बोला कि स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और शिक्षा अच्छा होना चाहिए और रोजगार मिलना चाहिए। अभी यहीं पे गीडा है। आप 2017 के पहले पूछिए कि इन लोगों की जब सरकार थी, कभी सपा की थी, कभी बसपा की थी, और उसमें कांग्रेस हमेशा सहभागी रही, किस प्रकार का विकास वहां पे किया था? अभी 6.5 लाख नौकरियां योगी जी ने ट्रांसपेरेंसी के आधार पर दिया है। किसी भी नौजवान से आप पूछ लीजिए जाकर के, जिसको भी नौकरी मिली है उसको ईमानदारी से मिली है, उसको कहीं भी किसी भी तरीके से कहीं कोई परिक्रमा करने की जरूरत नहीं पड़ी है, कहीं उसको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ी। पेपर लीक को लेकर युवाओं में गुस्सा है। देखिए, पेपर लीक का जो है उसमें भी सरकार ने तुरंत जांच बैठाया है, ठीक ना, उसमें काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ करके कुछ ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने सिस्टम को इतना खराब और इतना गंदा किया हुआ था। हर जगह लूट, हर जगह भय, हर जगह भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, कब्जा, जमीनों पे कब्जा करना, लूट खसोट करना, यही कल्चर बन गया था इन लोगों का। बट साहब, पहले का बनाया हुआ सिस्टम था जो पेपर बार बार लीक हो रहा है, उनका कहना। बाकी आप कुछ कहना भी? ये मैं पहले उन दोनों लोगों का मैं जवाब दे दूं, चूंकि आपने प्रश्न अगर पब्लिक से किया है तो पब्लिक का। बहन जी, यहाँ आप कह रही थी कि 7 दिन में नाले नहीं भर जाएंगे। 7 साल से सरकार क्या कर रही है? 7 साल से नाले अभी तक भरे, शहर के मुद्दे चुकी। नंबर 2, आप स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, स्वास्थ्य में बीइंग ए पीडियाट्रिशियन मैं बताऊं, गोरखपुर में एम्स मेडिकल कॉलेज सिर्फ चुनाव के लिए रह गया है। गोरखपुर ये एम्स में कोई कुछ नहीं है, रोज रिफरल पेशेंट हो रहे हैं, कोई सीरियस, कोई कोमा का पेशेंट, कोई एनआईसीयू नहीं काम कर रहा है। नंबर तीन, अभी आपने एक क्वेश्चन किया कि योगी जी के कार्यकाल में, योगी जी ने तो पहले आते आते उन्होंने लोक सेवा आयोग जो अधीनस्थ को बना दिया, और अधीनस्थ से उत्तर प्रदेश में एक भी भर्ती नहीं हुई। सिर्फ सीएचओ के अलावा कोई भी उत्तर प्रदेश में भर्ती नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में 1,14,000 पोस्टें जिन पर एग्जाम हुए हैं, आज तक उनके रिजल्ट नहीं आए, सारे भर्ती निरस्त हुई। आज कहते हैं कि 400 पार, अरे युवाओं में है बेरोजगारी का हाहाकार, कहां से 400 पार? उन्हीं युवाओं से सवाल ले लेता हूँ। देखिए, ये विपक्ष वाले लोग आरोप लगा रहे हैं। सवाल ये है कि 68 साल इनकी सरकार थी तो इन्होंने क्या किया? आज 10 वर्षों में जो विकास हुआ है, आज जो स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान महिलाओं को मिल रहा है, चाहे लड़कियों को मिल रहा है, इनकी सरकार ने वो देने का काम किया है कभी? पहले मैं समाजवादी भैया का जवाब दे दूं। जवाब मत दीजिए, सवाल करिए। हमको ये बता दें, समाजवादी सरकार में, जब समाजवादी की सरकार थी तो कहां से पेपर लीक होगा, जब लिस्ट ही लखनऊ से बन के आती थी। ओके, आप बताइए। सर, मेरा ये सवाल है, ये लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक होता है, क्या इनके उसमें पेपर नहीं लीक होता? क्या इन लोग का तो डायरेक्ट इंस्पेक्टर और उस पर भर्ती हो जाती थी। आपका नाम क्या है? जयदीप्त सिंह। क्या कर रहे हो आप? सर, बीएससी कर रहा हूँ। पेपर लीक से कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, मुझे नहीं। ठीक है। मैं सवाल करना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी से कि जरा यह बताएं कि इनके सरकार जो सबसे ज्यादा मदद करती है राज्यसभा सदस्य में या विधान परिषद सदस्य में, क्या एक भी मुसलमानों को
नामित किए हैं, ये हमको जवाब दें। जी आप अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि यहाँ विकास नहीं हुआ है। जब से योगी जी मुख्यमंत्री हुए हैं, महीने में गोरखपुर में 4 बार आते हैं, और जब आते हैं 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ दे जाते हैं। प्रहलाद जी, एक तो सवाल ये है कि आप पेपर लीक पर सवाल कर रहे हैं। जब आपकी सरकार थी तो कहना है उनका कि एक लिस्ट बनकर आ जाया करती थी और उस लिस्ट में जिन लोगों के नाम हुआ करते थे उनकी नियुक्ति हो जाया करती। हमारी सरकार में कुछ गलतियां जो हुई उसी के नाते जनता ने हमें बाहर किया था। आप मान रहे हैं गलती हुई? इनकी सरकार जो गलतियां कर रही है ये भी बाहर होने जा रहे हैं। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग जो कह रहे हैं, अभी भाई साहब का एक सवाल आया, क्या पूछे हैं? वो कह रहे हैं योगी जी जितनी बार आते हैं हर बार कुछ न कुछ देकर जाते हैं। एक गांव गोद लिया था योगी जी ने पिपराइच ब्लॉक का, अभी वो गोद में ही है, उठ के खड़ा नहीं हुआ है। कमलेश पासवान ने गोद में लिया था, वो भी गोद में ही है, खड़ा नहीं हुआ है। पहले अपने गोद में लिए गांव को विकास करिए। 1000-2000 करोड़ रुपया दे करके हर बार जितने करोड़ रुपया दिए गए हैं वे श्वेत पत्र जारी होंगे। सरकार बदलने दीजिए। क्या पेपर लीक पर या रोजगार पर और नौकरी पर सरकार की तरफ से जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं उस पर पब्लिक यकीन कर पा रही है पूरी तरीके से? देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि जो भारत का मतदाता है वो, इन्हें बिजली मिली, इन्हें सुरक्षा मिली, जो बहुत बड़ा मुद्दा था जिसका भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से राजनीतिक लाभ मिला। लेकिन जो मतदाता है वो और चाहता है, एस्पिरेशनल है भारत का मतदाता, तो वो ये चाह रहा है कि नहीं, उनकी अगर सिर्फ उनको अनाज से या शिक्षा से नहीं, उनको बेहतर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। और निश्चित रूप से ये सरकार के लिए चुनौती है। तो बेहतर रोजगार उपलब्ध कराना, बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना, इसका मतलब आप देखिए, ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार ने काम नहीं किया है। सरकार ने अगर हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे जो है औद्योगिकीकरण हो, शहरों का विकास हो, गोरखपुर 2017 के पहले जो भी आया हो, आज आएगा तो गोरखपुर को पहचान नहीं पाएगा। बदला हुआ गोरखपुर लोग देख पा रहे हैं। निशा जी, मैं एक सवाल आपसे लूंगा, 1 सेकंड में आ रहा हूं। लॉ एंड ऑर्डर भी एक बड़ा मसला है। 2017 से पहले की स्थिति बताई जाती है और 2017 के बाद की स्थिति बताई जाती है। उसमें कितना बड़ा बदलाव आप लोग देख पा रहे हैं? और साथ ही साथ जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जनधन योजना हो, मुफ्त राशन योजना हो, कितना फायदा समाज को, किन्नर समाज को मिल पा रहा है? कहा जाए तो आज के डेट में मैं खुद राशन उठाती हूँ, राशन लेके आती हूँ, 5 किलो ही मिलता है, लेकिन महीने का हमारा खर्चा चल जाता है। और आयुष्मान कार्ड के लिए 10 लाख का हमने मांग रखी थी, लेकिन अभी स्माइल योजना से शुरू होना है। और अलग वार्ड मिल रहा है हमारे समाज के लिए। शौचालय की उपलब्धता हर एक क्षेत्र में बन गई है हमारे गोरखपुर में ही। 10 साल के अंदर इतना बदलाव है तो ये मोदी की वजह से हुआ है। और यही मोदी जी ये एक शब्द और लोगों में डाले हैं कि जिसको कोई नहीं पूछता था, इतने वर्षों में जिसको कोई नहीं पूछा, आज उन्होंने पूजा है। मोदी जी ने पूजा है। मोदी जी ने पूजा है। जिन्हें किसी ने नहीं पूछा उन्हें मोदी जी ने पूजा है। आप जो कहना चाहते हैं वो भी कहिएगा। लेकिन ये वह सवाल जो लॉ एंड ऑर्डर पर उठ रहा है हर तरफ से, मुझे याद है 2017 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होने से पहले आप लोगों का भी एक नारा हुआ करता था कि 30 बरस जंगल राज के, फिर दोनों लड़के साथ में आ गए, वो नारा पीछे चला गया। मतलब आप जिस जंगल राज को माना करते थे, आप ये कहते थे कि लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसे आपने नकार दिया जब उनके साथ आए। इस बार फिर से साथ में आए हैं। क्या इस मुद्दे पर आप लोगों के पास सटीक जवाब है? आप पब्लिक को बता पाए कि पहले क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति? देखिए, पहले स्थिति बताया ना अभी हमारे साथी ने कि पहले हमारी थोड़ी कमियां थी, तभी तो हमने आपको लाया था। 7 साल हो गए, बड़े ही आप साफगोई से स्वीकार करिए, क्या सेंगर का कांड नहीं हुआ? क्या चिन्मयानंद ने कांड नहीं किया? कहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं? और क्या एक बात और, लॉ एंड ऑर्डर पर भाई आप ये बताइए, लॉ एंड ऑर्डर पर ऐसी क्या समस्या पड़ी थी कि योगी जी ने अपने सहित पूरे प्रदेश के जितने उनके नेता थे सबके केसेस माफ करवा दिए, सबको खारिज करवा दिए। आखिर ये भी लॉ एंड ऑर्डर की बात है ना। जितने क्रिमिनल थे सबके केसेस माफ करवा दिए भाई, उनके पार्टी के लोग, गैर पार्टी के लोगों किसी ने। दूसरी चीज, ये स्थानीय मुद्दे का चुनाव नहीं है। मैं आपसे चाहूंगा कि इस पर सारा राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात किया जाए। हम लोग शहर के लिए कारपोरेटर नहीं चुन रहे हैं, नगर निगम नहीं चुन रहे हैं, हम सांसद चुन रहे हैं और हम प्रधानमंत्री बनाने की दिशा में हैं। अभी निशा जी कह रही थी कि 5 किलो राशन मिल रहा है। खाद्य सुरक्षा कानून कौन लाया था?
एक मिनट, पहले आप ये बात कहा, एक सेकंड आप लाए थे अरे आप एक सेकंड सर, अरे एक सेकंड सर, मैं कह रहा हूँ आप लाए थे, आपने सवाल किया ना, मैं कह रहा हूँ आप लाए थे, लेकिन पहले इसी मुफ्त राशन को आप कह रहे थे कि मुफ्त राशन दे देकर वोट पा रहे हैं, अब आप कह रहे हैं हम आएंगे तो 10 किलो देंगे। मैं नहीं, हम लोग नहीं कह रहे थे। अरे कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि मुफ्त राशन देकर वोट पा रहे हैं, हमने ये कहा था। और अभी तो आप जानकारी नहीं है, मुझे पूरी जानकारी है। अभी आप सुन लीजिए, हमने कहा ना कि अगर 5 किलो पर जनता खुश हो रही है तो हम 10 किलो देंगे। अगर जनता को सिर्फ राशन से देश चलता है, हम यहाँ बात करना चाहेंगे, पीडीएस पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे। अभी डॉक्टर महेंद्र सिंह बात कर रहे थे, शायद वो कहीं से मानसिक स्तर पर उसको सही मान रहे होंगे। यही गोरखपुर था, यही रवि किशन कहते थे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय, जब आए थे चुनाव में 2019 के, तो इन्होंने कहा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवाएंगे। कहाँ गया? एक मिनट भाई साहब, यही 3 भोजपुरी ने जिसको पाला पोसा और बड़ा किया, मनोज तिवारी, निरहुआ, रवि किशन शुक्ला, 3 लोगों के होने के बाद भी भोजपुरी 8वीं अनुसूची में नहीं। भोजपुरी के लिए क्या किया और साथ ही साथ, एक सेकंड सर, विश्वविद्यालय के लिए क्या किया? हाँ बताइए, मैं पीछे आ रहा हूँ जी। चूंकि ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, राष्ट्रीय स्तर का सवाल पूछूंगा। मोदी जी 2014 में आए थे तो उन्होंने सबसे पहले नोटबंदी करके सबको बराबर कर दिया, कृषि कानून लाके किसानों को खत्म किया, अग्निवीर लाके नौजवानों को खत्म किया। हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें क्या की थी कि उनका सीनियर सिटीजन भी खत्म कर दिया। क्यों ऐसा किया? कौन सी गलती देशवासी किए थे जो सीनियर सिटीजन, यहाँ तक कि बच्चों का हाफ टिकट लगता था, अब फुल लगता है। अब आगे सत्येंद्र जी सवाल नोट कर लीजिएगा, मैं इसका जवाब लूंगा आपसे। जी बताइए क्या सवाल? मैं जानना चाहता हूँ, जो भाजपा के प्रवक्ता जी हैं, उनके जो सांसद महोदय हैं, उनके शब्द अगर पूछेंगे, क्षेत्र के बारे में कोई बात नहीं करें, उनसे अगर पूछेंगे कि उस क्षेत्र में 5 चीज क्या किए हैं, नहीं बता सकते हैं। और इस समय देश का अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो बेरोजगारी है, किसान बेहाल है, नौजवान बेहाल है, और जिस देश का नौजवान और किसान बेहाल होगा वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकती है। मेरा सवाल भाजपा के प्रवक्ता से है, हम युवा हैं तो युवा वाला सवाल पूछेंगे। जो शिक्षा और रोजगार को दिखाए रहा है, हमें चाहिए ऐसी सरकार। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी मोदी जी का कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था, उसमें ये था कि गाजा में रमजान के समय स्पेशल टीम भेज के हमने क्या नाम है रुकवा दिया वहाँ पे बमबारी। और अपने मणिपुर में एक सैनिक की बीवी को वहाँ पे अधरंग घुमाया गया, उसके लिए मोदी जी कहाँ थे? मणिपुर पर आपका सवाल। मणिपुर पर इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एम्स से कोई मरीज गोरखपुर सदर में रेफर किया गया। आज तक ऐसा होता था सदर से एम्स जाता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि गोरखपुर एम्स से उसको क्या ना गोरखपुर सदर रेफर किया गया। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। सर क्या आप रोजगार पर, महंगाई पर, मैं बार बार वही सवाल आपसे कर रहा हूँ कि आप पब्लिक के बीच में जो आंकड़े रख रहे हैं उस पर यकीन नहीं है क्या? युवा अग्निवीर पर सवाल कर रहा है, युवा बेरोजगारी पर सवाल कर रहा है, महंगाई पर सवाल कर रहा है, पेपर लीक पर सवाल कर रहा है, बताइए क्या जवाब है? देखिए, इस देश की 140 करोड़ की आबादी है। जिस जनसंख्या के हिसाब से यहाँ का भारत देश है, उस देश में सबको सरकारी नौकरी नहीं दिया जा सकता है। यहाँ पे रोजगार का मतलब लोगों के दिमाग में केवल ये है कि केवल सरकारी नौकरी दिया जाए। अगर आप गोरखपुर की दृष्टि से देखिए, यहाँ पे गीडा का डेवलपमेंट हुआ है, कितने लोगों को रोजगार मिला है? एम्स के नाते कितने लोगों को रोजगार मिला है? 4 यूनिवर्सिटीज यहाँ पे खुली, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी आयुर्विज्ञान का, उसका आप कह सकते हैं BMS का हुआ। आप देखें कि एक अग्निवीर एक गलत फैसला हो गया। देखिए, और मैं जो बता रहा हूँ, इतना जो यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, क्रूज चल रहा है, बहुत सारे दुकानें लगी हुई हैं, बहुत सारे रोड बन रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे चिड़ियाघर का यहाँ पे निर्माण हुआ है। पूरे देश में इस तरीके का है। आप देखिए कांग्रेस, सत्येंद्र जी अग्निवीर पर युवाओं में गुस्सा है, उसका क्या जवाब? जो आप पहले पूछ रहे हैं, देखिए, और जहां तक आपने इन्होंने एम्स को कहा कि एम्स ठीक से नहीं चल रहा है, जिस कांग्रेस ने 70 साल के शासन में केवल नेहरू जी 1 एम्स बनाए, मनमोहन जी 1 एम्स बनाए, और मोदी जी ने इन 10 वर्षों में 14 एम्स बनाए, तो ये सब जो बन रहे हैं इसमें रोजगार ही मिलेगा। दूसरा, आपने देखा उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसमें आपने देखा था कि किस प्रकार से अलग अलग देशों के और भारत में अलग अलग जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगाने के लिए आ रहे हैं। मूल सवाल पर लौटता हूँ, अग्निवीर पर सवाल है, उधर से जवाब। देखिए, अग्निवीर जो है वो बहुत ही अच्छी योजना है। देखिए, जहां पे जो नौजवान, आप देखें अन्य देशों में, विदेश के अन्य देशों में देखिए, वहां जब बच्चा 12 साल 13 साल का हो जाता है, वहां पे उसको एक वोकेशनल जो कोर्स है, एक उसके कोर्स पढ़ाई के साथ साथ उसको एक जो भी वहां के परंपरागत जो चीजें उसके बारे में उसको एजुकेट किया जाता है, शिक्षित किया जाता है। बहुत सारे देश है। यहाँ भारतवर्ष में भी जो जब बच्चा उस उम्र में जाएगा तो वो 3 साल के लिए
अगर अग्निवीर योजना में वो आता है तो 3 साल में जो वो एक तो उसके अंदर एक राष्ट्रभक्ति की भावना आएगी, देश की सुरक्षा की भावना आएगी, और 3 वर्षों में जो उसको पैसा मिलेगा 4 साल में आप उसे रिटायर कर नहीं, नहीं, देखिए उसका जो पैसा मिलेगा उसके बाद वो 35 साल के बाद नहीं ना हम रिटायर कर रहे हैं। ओके, मैं कुछ और सवाल, मैं एक सेकंड मैं कुछ और सवाल लेता हूँ। जी बताइए, क्या सवाल है? हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने जो अभी ये बात कही है, यहाँ जो हम खड़े हैं, जब मैं 2016 में कहीं मैं बाहर रहता था, जब आया तो इसको मैं हमारे बच्चे इसको गोबरपुर कहते थे, क्योंकि चारों तरफ जो है ना गाय भैंस गोबर करती रहती थी। और आज आप देख रहे हैं शनिवार सोमवार के दिन हजारों की संख्या में भीड़ रहती है। और यहाँ चाय की दुकान, सुबह सुबह हम लोग जब आते हैं, रवि किशन जो भी लोग आते हैं, चाय यहाँ एक अमित चाय वाला है, 20 रुपए की चाय देता है, और सब लोग चाहते हैं। इतना डेवलपमेंट हुआ है, एक एक चीज आप देखेंगे, पर्यटन से डेवलपमेंट बढ़ा है। बहुत डेवलपमेंट बढ़ा है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी राष्ट्रीय मुद्दों की बात कर रहे थे। गोरखपुर में सीरियल ब्लास्ट होता था, बनारस से लेकर मुंबई में सीरियल ब्लास्ट होता था। जो सीरियल ब्लास्ट करते थे, जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते थे, वो चाहे भटकल हो या यासीन मलिक हो, सबको दामाद की तरह दिल्ली के होटल में बुला के सेवा किया जाता था, और आतंकवादियों पे कार्रवाई, आतंकवादियों के ऊपर से मुकदमा हटा दिया गया था। जी आप सर, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से 2-4 बात बताना चाहता हूँ। ये बात सेना की कर रहे हैं, सेना में कितने दिन गए हैं, कितने दिन नौकरी किए हैं, ये बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दे पाते थे। 70 साल तक इन्होंने हमारी सेना को, मैं सेना से रिटायर्ड हूँ, झूठ बोले। हमको कांग्रेस के प्रवक्ता जी से सवाल करना है। भारत देश की छवि विदेशों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था कि देहाती औरत है हमारे प्रधानमंत्री, और आज हमारे प्रधानमंत्री उनको चूड़ियां पहनाने की बात करते हैं। ओके, एक सेकंड आप जवाब दीजिए। उधर से सवाल है कि जिस पाकिस्तान के सामने आप घुटने टेक दिया करते थे, उसी पाकिस्तान में घुसकर आज दुश्मनों का सफाया हो रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं वो। एक सेकंड सर, पहले पूरा सवाल तो कंप्लीट हो जाने दीजिए। वो कह रहे हैं हमारी सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं हुआ करती थी, और इसी क्रम में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि इनका बस चलेगा, अगर ये सत्ता में आ जाएंगे तो जो हमारे एटम बम है उनकी भी ये तस्करी करेंगे, उनका भी कारोबार करेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमें तीसरी बार चुनेंगे तो पीओके हम भारत में मिला लेंगे। ठीक बात है। पहले एक बात उनका ये रहा कि सेना की बात आपको भूल रहे हैं। 1971 में पाकिस्तान का बंटवारा किसने करवाया था? 2 पाकिस्तान। हमने भारत का इतिहास नहीं बदला, कांग्रेस ने भारत का भूगोल बदल दिया। पहली बात। 2018 में ताबूत घोटाला हुआ, वो ताबूत घोटाला भाजपा के बड़े नेताओं ने किया। बोफोर्स के, अभी राफेल का घोटाला हुआ, राफेल का घोटाला में डायरेक्ट इस देश का प्रधानमंत्री इन्वॉल्व रहा। कहां बात करते हैं आप सुरक्षा की? आप कहां बात करते हैं सुरक्षा की? दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? एक दूसरा सवाल आपका जी, उनका दूसरा सवाल था बुलेट प्रूफ जैकेट का। हाँ, तो ताबूत के घोटाला वाले लोग क्या बुलेट? ठीक है, मैं कुछ और सवाल लेता हूँ। एक सेकंड जी आप बताइए क्या सवाल? ये मैं खड़े जा रहा हूँ। ये बोल रहे हैं कि बीजेपी के राज में क्या हुआ था। पहले लोग सिलेंडर के 10 दिन पहले लाइन लगाते थे, 10 दिन रात भर सोते नहीं थे, जगते थे, तब जाके सिलेंडर मिलता था। सर, इस समय महंगाई इतनी चरम सीमा पे है, महंगाई इतना हो रहा है। और सर, महंगाई पर आपका सवाल है जी। पहले महिलाएं रात को बाहर नहीं निकलती थी, अब 11-12 बजे रात तक एकदम निश्चिंत होकर निकलती हैं। सुरक्षित है जी। आप बेरोजगारी राष्ट्रीय मुद्दा है, इस पर जो है भाजपा के जो है प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं कि बेरोजगारी पर उन्होंने क्या किया। इतने नौजवान बेरोजगार हो गए। सर, मैं बीजेपी नेता सर से पूछाता हूं कि इस बार चुनाव में बहुत हुई महंगाई, मोदी सरकार क्यों नहीं हो रही है? बहुत महंगाई है इस समय। ठीक है, ओके, आप बताइए। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि इतने सालों में उन्होंने देश के लिए क्या किया है? ठीक है, ओके, एक सेकंड, हाँ बताइए। ये पूछिए कि लखनऊ से चीनक का डेमो हेलीकॉप्टर चोरी हो गया, ठीक है, चीनू का है, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा, उससे पहले आप महंगाई, गैस सिलेंडर के महंगे होने पर सवाल कर रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि पहले हमें 10-10 दिन तक लाइन में लगना पड़ता था, तब सिलेंडर मिलता था। अभी महंगा हुआ है लेकिन सहूलियत से मिल जा रहा है। सहूलियत से तब भी मिलता था, और कुछ सहूलियत से तो नहीं मिलता। कुछ साथी उत्साह में कह रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं उत्साह में। जनता अब की राम नाम सत्य करने जा रही है। आप राम नाम सत्य की बात कर रहे हैं, उधर से कह रहे हैं कि आप लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, आज आप राम का नाम ले रहे हैं, रामलला से दूरी बनाकर। उसी संविधान की रक्षा के लिए जिस समय पुलिस ने गोली चलाई थी, उसी संविधान की रक्षा के लिए अब की बार ये अलायंस हुआ है इंडिया का,
और संविधान रक्षा होगी, आरक्षण की रक्षा होगी। संविधान खतरे में कैसे है प्रहलाद जोशी जी, आप बताइए। 10 बरस से पूर्ण बहुमत की सरकार है, संविधान को क्या खतरा पहुंचा? अभी एक साथी ने कहा कि डिफेंस एक्सपो में जो डेमो हेलीकॉप्टर था वो चोरी हो गया, इससे संविधान खतरे में पड़ गया। मैं बता रहा हूँ, संविधान खतरे में पड़ गया। माननीय अमित शाह जी का दफ्तर में आग लगा करके फाइलें जलाई गई, इससे संविधान खतरे में पड़ रहा है। संविधान खतरे में पड़ रहा है। इनके नेता जो 400 पार की बात कह के कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे, इससे खतरे में पड़ रहा है। संविधान इसलिए खतरे में है कि गोडसे की विचारधारा को लागू किया जा रहा है और गांधी को गौड़ किया जा रहा है। उधर से एक सवाल है कि आप लोग का नारा हुआ करता था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब ये नारा क्यों नहीं दे रहे? देखिए, कहीं महंगाई नहीं है, ये जो एक विपक्ष का जुमला है। क्योंकि विपक्ष के पास न तो कोई मुद्दा है, न तो कोई एजेंडा है, न तो उनके पास कोई कार्य योजना है। वो केवल ये जितने चोर मौसेरे भाई जो आपस में कभी एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, जो आपस में एक दूसरे के लिए झोटा उगल करते थे, वो सभी का मुद्दा केवल एक है कि एक साथ वो इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि हमको वो सभी लोगों के भ्रष्टाचार को हम लोग उजागर कर रहे हैं। जो ये लोग परिवारवाद किए हुए थे और जो लोग लूट खसूट किए हुए थे, उसमें मोदी जी ने अंकुश लगाने का काम किया है। और जो जनता के कल्याण के लिए जो काम करना चाहिए था सरकारों को, उस काम को मोदी जी ने और योगी जी ने जब करना शुरू किया है, देश का कोई भी ऐसा नौजवान नहीं है, गांव हो, गरीब हो, नौजवान हो, किसान हो, सबके लिए मोदी जी ने 175 प्रकार की योजनाओं की शुरुआत की है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकता है कि उसके लिए कोई कार्य योजना नहीं है। और जहां तक जन कल्याण की योजनाएं चलाई गई। भट्ट साहब, गृहमंत्री अमित शाह ने कई सवाल पूछे हैं, 5 मुख्यतः सवाल पूछे हैं, जिसमें यह है कि आप सत्ता में आएंगे तो क्या आप सीए को बदल देंगे, क्या आप सत्ता में आएंगे तो 3 तलाक के खिलाफ जो कानून बना है उसे खत्म कर देंगे। उन्हीं सवालों में एक सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो राम मंदिर को लेकर कोई आयोग का गठन करेगी, जिसका प्रमोद कृष्णम का कहना था। बहुत अच्छी बात, बड़ा सामयिक सवाल आपने पूछा है। मोदी जी रोज इसके लिए देश में चिल्ला रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर पर बना अध्यादेश लाएगी। अरे भाई, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, ना कि मोदी के द्वारा बना है। और वो आदमी जो कहता है कि हम राम को लाए हैं, अरे भाई, राम तो शाश्वत हैं, राम सनातन है, राम इस देश की संस्कृति है। राम को लाने वाला तुम्हारी हैसियत क्या है? योगी मोदी ऐसे हजारों लोग चले गए और हजारों लोग चले जाएंगे। आप लोग आंख से अपने पर्दा उठाइए, ये अंधभक्त मत बनिए। राम को लाने की इनसे लड़ने का कोई मतलब नहीं। भट्ट साहब, एक सेकंड भट्ट साहब, सवाल ये कि आप ये कह रहे हैं कि राम जितने उनके हैं, राम उतने आपके हैं, राम शाश्वत है, राम पूरे सनातन के हैं, तो फिर रामलला से दूरी का मतलब क्या है? दूरी के मायने क्या? अभी अयोध्या 1949 में रामलला की मूर्ति कहाँ कैसे आई? 1984 में कांग्रेस ने ताला खुलवाया, कार सेवा पहली कांग्रेस ने शुरू करवाई। कहाँ क्या बात करते हैं? फिर अयोध्या जाने से परहेज की नहीं, अयोध्या हम उनके कहने से थोड़ी जाएंगे। अरे आप अपनी मर्जी से जाइए। मैं उनके जिस दिन वो किए हैं, 1000 कांग्रेसियों ने, अविनाश पांडे, अजय राय, मैं खुद, हम लोगों ने 1000 में दर्शन करके चले गए थे। सवाल ये, एक सेकंड भट्ट साहब, एक सेकंड। एक चर्चा ये थी कि राहुल गांधी जब वायनाड से, नहीं आप मत जाइए, उनके इवेंट में मत जाइए। आप ये कह रहे हैं कि रामलला बुलाएंगे तो हम जाएंगे। आज जाएंगे, लेकिन इनके कहने नहीं गए ना, राहुल गांधी जी आज तक नहीं गए। जाएंगे उनके मन होगा, चुनाव बाद जाएंगे। हाँ जाएंगे, चुनाव बाद जाएंगे। राम मंदिर मुद्दा है, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ, रामलला गर्भगृह में विराजमान हो गए। आपको लग रहा है कि पब्लिक के बीच में चर्चा का विषय? मैं तो सबसे पहले ये पूछूंगी कि आज गठबंधन बना हुआ है, सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, और हमारे समाज को इन्होंने क्यों नहीं पूछा? आज के डेट में हमें अगर अनाज मिल रहा है 5 किलो तो ये मुद्दा बना रहे हैं। इसके पहले कहाँ थे? क्या किन्नर का पहले नहीं थे? पहले भी तो थे किन्नर ना। पहले जब किन्नर थे तो इनका सरकार क्या कर रही थी? ये लोग क्या कर रहे थे? सब लोग हमें, हाँ, सब लोग समाज उपेक्षित था। मैं कुछ सवाल इधर से ले लेता हूँ जी, आ रहा हूँ, एक सेकंड, आइए बताइए क्या सवाल है? देखिए, हम पार्टी की बात यहाँ नहीं करें। पार्टी कोई भी होता है, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, सब में कमियां रहती है। बीजेपी ने भी कहीं अच्छा काम किया है तो सपा ने भी कहीं अच्छा काम किया है। देखिए, हमारे युवाओं को इतना बेरोजगार हो जा रहा है। सवाल मेरा मुद्दा ये है, हम ही 2022 से देखिए टीजीटी की तैयारी करते हैं, यूपी टीजीटी की तैयारी करते हैं, फॉर्म भरे हैं 2022 का, अभी 2024 का पेपर नहीं हुआ है। ओके, आप बताइए। देखिए, हम बेसिकली रेलवे से तैयारी करते हैं और रेलवे से अप्रेंटिस कर चुके हैं प्रयागराज से, और हम लोग का यही है मुद्दा कि अप्रेंटिस करने वाले को 2014 के पहले जो है कांग्रेस सरकार थी तो हम लोग परमानेंट हो जाते थे। आज इसमें जब से बाबा साहब आए हैं, योगी जी, मोदी जी आए हैं, वो जो हम लोगों को 20% कोटा दे करके परमानेंट नहीं हुए। जी आप बताइए।
कोई सवाल नहीं है। हाँ बताइए। ये बताइए कि पिछली सरकार थी, उनके सरकार में तो पेपर लीक होती थी, इस सरकार में नीट और यूपीपी का कैसे पेपर लीक होगा? ठीक है सत्येंद्र जी, बार बार ये वाला सवाल आ रहा है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या नौकरी पर जो आंकड़े आप गिना रहे हैं उस पर पब्लिक और युवा यकीन नहीं कर पा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हम प्रयागराज में इतने वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी नहीं आ रही है, रेलवे में तैयारी कर रहे हैं उसकी वैकेंसी नहीं आ रही, इसलिए सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि आप ये मान रहे हैं कि इस क्षेत्र में चूक हो गई? देखिए, कहीं कोई चूक नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि उत्तर प्रदेश में 6.5 लाख नौकरियां ट्रांसपेरेंसी के आधार पर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने का काम किया है। मैंने आपको शुरू में ही कहा है कि भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ बड़ी जनसंख्या वाले लोग रहते हैं, इसीलिए योगी जी ने युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से जो है उनको ट्रेंड करके रोजगार देने के लिए बात कही है। आपने देखा होगा कि स्टार्टअप के माध्यम से, स्टैंड अप के माध्यम से, मुद्रा लोन के माध्यम से, तमाम प्रकार की योजनाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं को रोजगार देने का प्रयास कर रही है। बहुत सारे जो इस प्रकार के नौजवान हैं उन लोगों ने इसका लाभ उठा करके स्वयं उन्होंने रोजगार किया है और 10, 20, 50 सालों स्वरोजगार से आप लोगों को जोड़ रहे हैं, स्वरोजगार से जोड़ रहे हैं। हाँ मैं आ रहा हूँ। जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर हम ये जानना चाहते हैं, जो हमारा आज के डेट में हमारे मतलब देश में 3 प्रकार के लोग रहते हैं। एक तो सबसे मीडियम वर्ग, एक हाई वर्ग, एक लो वर्ग। लो वर्ग का जो सपना होता है 2 वक्त की रोटी और 500, 300, 400 रुपए पर डे के, और जो मीडियम वर्ग का सपना होता है एक घर भी होता है तो उनको एक गाड़ी चाहिए होती है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट में सबसे बड़ी बात यह है, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी गवर्नमेंट में सबसे बड़ी बात है जो बड़े स्तर के लोग हैं उनको बड़ा बनाया जा रहा है, जो मीडियम वर्ग के लोग हैं उनको गरीब बनाया जा रहा है, और जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो गरीब ही है। आर्थिक असमानता है, आर्थिक असमानता है। जी बताइए आपका सवाल। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कॉर्पोरेटर नहीं चुन रहे हैं, हम लोकल कोई नेता नहीं चुन रहे हैं, देश का मुद्दा होना चाहिए ना। तो मुद्दा ये है कि सुरक्षा इनको दिख नहीं रहा है, यूपी में सुरक्षा इनको पूरे देश में नहीं दिख रहा है। कांग्रेस के सरकार में और सपा के सरकार में सबके घर एक एक कलेक्टर, एक एक सिपाही थे। जब से बीजेपी आई सब लोग बेरोजगार हो गए। भैया हम बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाह रहे हैं कि ये कहते हैं भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो ये लोग हैं। 28,000 करोड़ का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? इलेक्ट्रल बंड भरवाए हैं, गौ माता के नाम। रेलवे जो थी आज तक के इतिहास में देश के सबसे ज्यादा बेरोजगारों को नौकरी देती थी। उनसे पूछ लीजिए, ग्रुप डी की भर्ती 10 साल हो गई, एक भी भर्ती अगर रेलवे की आई हो। जो रेलवे देश के आधे से 1/3 नौजवानों को अकेले रोजगार देती थी, उसमें नौकरी नहीं मिल रही। जी आप बताइए। सपा सरकार में सब लोग कलेक्टर थे, कांग्रेस और सपा आज तक राम मंदिर के कीट नहीं रख पाई। बीजेपी आई तभी तो 500 साल। ओके एक सेकंड 500 वर्षों तक रामलला ने इंतजार किया, यही सब। मैं आ रहा हूँ आपके लिए भी कई सारे सवाल हैं। उधर से एक सवाल है कि 500 वर्षों तक रामलला ने इंतजार किया, आप लोग एक ईंट नहीं रख पाए, और आप कह रहे हैं कि राम उतने आपके हैं जितने उनके। मैं समझता हूं कि जितने भी राम के भक्त अपने को बन रहे हैं वो बने बनाए भक्त बन रहे हैं। राम को दिलों में रखने वाले, राम का मंदिर तामीर करने वाले, राम को गढ़ने वाले पत्थर कट, जोड़ने वाले ईंट, मंदिर में जोड़ने वाले पत्थर, जोड़ने वाले लोनिया, ऐसे लोग, और अखिलेश यादव जैसे मुख्यमंत्री, खुद मुख्यमंत्री रहे और उनके बाप मुख्यमंत्री रहे, वो जिस मंदिर में कन्नौज में जाते हैं पूजा करने भगवान का, पुजारी को एतराज नहीं होता, लेकिन इन तथाकथित भक्तों को एतराज हो जाता है कि गंगा जल से। किस बात पर होता है मैं बता रहा हूँ प्रहलाद जी। जब प्रोफेसर राम गोपाल यादव ये कहते हैं कि पूजा पाठ करने वाले पाखंडी हैं, जब वो कहते हैं कि जो मंदिर बना है वो बेकार मंदिर है, उसका वास्तु ठीक नहीं है, तो ये गुस्सा बहुत स्वाभाविक नहीं है। अगर वास्तु में कोई त्रुटि है तो वास्तु में अगर त्रुटि है तो वो वास्तुकार हैं, वास्तु मामलों के जानकार हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव। अब ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ पूजा करने वाला पाखंडी होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। किसी गलत बोल रहे हैं हम सब नहीं, बिल्कुल सभी धर्मों वर्गों का समाजवादी पार्टी सम्मान करती है। सभी धर्मों वर्गों, मैं खुद पूजा करता हूँ, शायद आपके पास चुरकी न हो, यहाँ तमाम बोलने वाले भाजपा के लोगों को देख लीजिए, चुरकी नहीं होगी। चोटी है या नहीं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि पूजा पाठ करने वाले पाखंडी हैं। प्रोफेसर राम गोपाल यादव कहते हैं क्या? एक सेकंड हो गया सर। सवाल उधर से बहुत सारे आ रहे हैं, रेलवे में वैकेंसी को लेकर, आर्मी में वैकेंसी को लेकर, शिक्षक भर्ती को लेकर, लेखपाल को लेकर। क्या सरकार की तरफ से जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं उससे युवाओं में संतुष्टि नहीं है? नहीं, देखिए, ये जो है ये डिमांड और सप्लाई गैप है,
क्योंकि हम इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं। लेकिन एक तरह जो बात हो रही है कोविड के बाद, कोविड के दौरान जो है, जो तमाम भर्तियों में बात देरी हुई कोविड के दौरान, वो भर्तियां अभी भी उसमें डिले हो रहा है, चाहे रेलवे की भर्ती हो, चाहे टीजी। युवाओं की उम्र तो निकल रही है। हाँ, निश्चित रूप से, और ये उनके बीच एक मुद्दा है और सरकार को इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। आप मान रहे हैं? हाँ, मैं आ रहा हूँ, मैं पीछे से कुछ सवाल लूंगा। एक सेकंड, जिसने पूछ लिया वो मत पूछे। हाँ बताओ बेटा, क्या सवाल? सर मेरा बीजेपी से सवाल है कि इन्होंने शिक्षा मित्रों के लिए यूपी में क्या किया। किससे सवाल है आपका? बीजेपी। ओके ठीक है, आप बताइए क्या सवाल है? हमारा सिर्फ यही सवाल है कि जिसको रोजगार भी मिला है वो भी रोजगार मानने को तैयार नहीं। मालूम है क्यों? क्योंकि वो किसी न किसी दल से जुड़े हुए हैं, मानसिकता जुड़ी हुई है। इस बात को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। मेरी भी मानसिकता जुड़ी है, मेरी भी मानसिकता जुड़ी है। धक्का मुक्की मत करिए भैया, मैं आ रहा हूँ जी, बताइए। जो 1 जून को लास्ट 7वां चरण होना तय है और उसका रिजल्ट 4 जून को आना है, और जबकि परीक्षा जिसका एग्जाम होने के 4 साल तक कोई रिजल्ट नहीं आता है, तो इसका कारण क्या है? रिजल्ट में देरी क्यों? माइक मत छीनिए आप। हाँ। और उसके बाद अब ये किया जाए कि चुनाव आयोग ये करे कि इन्हें 1 साल तक वेटिंग में रखे कि आपका चुनाव अभी पेंडिंग में है, अभी रिजल्ट नहीं आएगा। उसके बाद आगे अपना सवाल हो गया मारेगा लोगों को। मेरा सवाल ये है, किसी पार्टी, कोई भी पार्टी बने, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये रोजगार हम लोग को मिल नहीं रहा है। हम लोग खुद तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो कि सबसे ज्यादा जीएसटी पढ़ाई पे लग रहा है हम लोग को। ओके, हाँ बताइए भैया, क्या कह रहे थे आप? हमारा कहना ये था, अभी भाई साहब ने कहा था, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, कि योगी सरकार जब बनी उसके बाद सारे नेताओं के मुकदमे वापस कर लिए। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। पहली बात ये सारे मुकदमे चल रहे हैं। और बेरोजगारी जहाँ तक बता रहे हैं, बेरोजगारी नहीं है, न बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। जी आप बताइए। देखिए, अभी तक ये लोग बात कर रहे थे, मैं बहुत देर से सुन रहा था। एक बार जो बेरोजगारी पे लोग कर रहे हैं, एक सवाल केवल यहाँ बैठा कोई भी युवा बता दे कि 2017 और 14 से पहले क्या किसी ने स्टार्टअप का नाम सुना था? आज स्टार्टअप में 1,90,000। और आपको बता दूं कि स्टार्टअप एक ऐसा योजना है जिसमें मैं जल्दी से जवाब ले लेता हूँ। एक सवाल ये है कि एग्जाम हो जाते हैं, रिजल्ट आने में बहुत समय लगता है। उस युवा का यह कहना है कि चुनाव आयोग को भी इलेक्शन करवाने के बाद रिजल्ट रोक देना चाहिए, आप लोग को 1 साल तक प्रतीक्षा करवानी चाहिए। देखिए, ये दुर्भाग्य है इस देश में कि जनता को निष्पक्ष रूप से, देखिए 1947 में देश आजाद हुआ, 55 वर्ष तक कांग्रेस ने शासन किया। इस जनता ने, जो यहाँ पे जनता बैठी है, इनके पूर्वजों ने और जनता ने भी पेशेंसली आप कह सकते हैं कि इन लोगों को मौका दिया गया। सपा को भी मौका दिया गया, बसपा को भी मौका दिया गया। लेकिन पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है, तो उस समय प्रचंड बहुमत की सरकार उनकी बनती है, 2019 में भी बनती है। और जब 2017 में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करते हैं। समय हमें और आगे जाने की इजाजत नहीं देता है। आज गुरु गोरखनाथ की धरती से इतना ही। चुनाव एक्सप्रेस में आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने सवाल रखे। उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल पाएगा। नमस्कार।